सब वैसे तो सब कर लिया है, लेकिन साउंड में क्या चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आना 110% श्योरिटी है एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सेशन होने वाला है बिल्कुल एकदम क्लियर कट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीजें करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, किस पे से क्वेश्चन बनेगा, किस में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हम ये सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें, ठीक है। तो मैं शुभम वर्मा, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th एंड 10th। और अगर किसी को और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी हो तो रिफ्रैक्शन चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन और चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस चैनल पे पड़ी है। सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर थ्योरी कवर्ड है, थ्योरी के साथ साथ बुलेटिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर्ड हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स भी हैं उसमें, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और ये सेशन हम शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साउंड की। तो साउंड क्या चीज है सर? देखो साउंड कुछ नहीं है, साउंड क्या है? वाइब्रेशंस है, ठीक है। साउंड क्या है? वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशंस है, ठीक। वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस हैं जो ट्रेवल करते हैं इन मटेरियल मीडियम में, ठीक है। तो साउंड को एक और चीज क्या होती है, साउंड वेव्स को जितने भी होता है मीडियम की नेसेसरी होती है, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है इनको, ठीक है। मटेरियल मीडियम का मतलब सपोज एयर हो सकता है भाई, ठीक है, वाटर हो सकता है, ठीक, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, साउंड वेव्स जनरली क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स, ठीक। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स दो टाइप पे क्लासिफाई हो जाती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। दो टाइप्स की वेव है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इतना ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स वेव में ना जो होता है मटेरियल मीडियम ट्रेवल करता है, जो जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर जाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में साथ के साथ जाते हैं, साथ के साथ, अलोंग अलोंग विद द, ठीक है। और सिंपल सा अगर मैं डायग्राम प्लॉट करूं तो ये यहां पे पार्टिकल्स ये 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? साथ के साथ जाते हैं। अगर ये एयर पार्टिकल्स का फ्लो ऐसे है तो पार्टिकल साथ के साथ जाएंगे, बिल्कुल साथ के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। तो जैसे कि एग्जांपल होता है वाटर में आपने एक स्टोन फेंका ट्रांसफर वेव का, तो वहां लहरें उठती हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो वो एग्जांपल प्रॉपर है इसका, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, तो मेरे जो वाइब्रेशंस है वो एयर के साथ सिंपल सिंपल ट्रेवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो ये तो जनरली बेसिक हो गया, सही है। अब बात करते हैं साउंड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इको, ठीक है। इको क्या चीज है सर? इको कुछ नहीं है, एक रिफ्लेक्शन है फ्रॉम अ रिजिड सरफेस, ठीक है। अब सरफेस रिजिड भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथ से पूरा होगा, लेकिन रिजिड सरफेस से भी रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा, कम होगा, ठीक है। उसे बोलते हैं इको, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव आफ्टर स्ट्राइकिंग अ ऑब्स्टिकल। किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराकर कोई वेव वापस आ रही है, उसको बोलते हैं इको जनरली, ठीक है। इको को डिस्कस कर, इको क्या है? जनरली रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड सरफेस, कुछ भी हो सकता है, हिल हो सकता है, एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल हो सकता है जिससे रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी कि हमारी साउंड वेव जाए और टकरा के वापस आ जाए। लेकिन कब? आपको इको कब सुनाई देगा? जब ओरिजिनल साउंड है सीज्ड, यानी कि जब तक ओरिजिनल साउंड आप तक आपने बोल दिया वो चली गई, ठीक है। अब ओरिजिनल साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, अब आपको इको सुनाई देगी। अगर ओरिजिनल साउंड और इको दोनों साथ सुनाई देंगे ना तो मिक्सअप हो जाएगा, वो इको नहीं होगी, कोई दिक्कत है। तो ओरिजिनल साउंड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको पहले खत्म होना पड़ेगा, तब जैसे हम बोलते हैं कहीं बड़ी बड़ी हिल्स पे जाके, अगर मैं अपना नाम लूँ शुभम, तो मैंने बोल दिया शुभम, उसके कुछ ही बहुत कम सेकंड बाद आवाज वापस आने लगती है, शुभम शुभम शुभम, वो है इको, ठीक है। तो ओरिजिनल साउंड को पहले खत्म होना पड़ेगा, उसके बाद इको सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन इसके दो कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस फॉर इको? सबसे पहली कंडीशन आती है आपके पास मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब क्या है? मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? मिनिमम टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.01 सेकेंड, इतना टाइम तो होना ही चाहिए। हम जो नॉर्मल साउंड सुनते हैं ना, अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, ठीक, तो वो आपके ईयर्स में ना कितने टाइम तक रुकती है? वो टाइम है जनरली 0.1 सेकेंड, इतने टाइम तक वो रुकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, डाई मतलब मर जाती है वो साउंड, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो जब ओरिजिनल साउंड डाइज ऑफ, ओरिजिनल साउंड खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबिलिटी, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन देखो बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि पेपर यहीं से आएगा, ये आएगा, वो देखो
कोई श्योरिटी नहीं है, पेपर कहीं से भी आ सकता है, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। वो तो फिर एग्जाम में पता चलेगा पेपर कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो उस चीज पे मत जाए आप, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए फटाफट से, अभी भी टाइम है, ठीक। तो ठीक, और मैं बिल्कुल सेशन बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज बना रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स वाइज बना रहा हूँ, बिल्कुल समझा के चल रहा हूँ, शॉर्ट में समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 0.01 तक हमारे कान में, हमारे ईयर्स में साउंड रुकती है, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है, 0.1 सेकेंड। उसके बाद ओरिजिनल साउंड मर जाती है, डाइज ऑफ, ठीक, और फिर आपको इको सुनाई देती है। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबिलिटी, यानी कि कितने टाइम तक आपके कान में साउंड वेव रुक सकती है, वो है 0.1 सेकेंड, ठीक। कोई दिक्कत हो तो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए रुकने का, इससे ज्यादा है तो आपको इको सुनाई नहीं देगी। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस आपके पास कितना है, 17 मीटर। अब ये सर 17 मीटर आया कैसे है, देखो भाई जल्दी से देख लेते हैं कैसे आया। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स का मतलब कोई भी एक चीज है, उसने क्या, एक साउंड वेव निकली, ठीक है, और ये आपके पास एक क्लिफ है, यानी कि एक सरफेस है, ठीक, ऑब्स्टिकल है। साउंड वेव गई, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, और डी डिस्टेंस में टकराई, फिर वापस आ गई। वापस जो आ रही है वो आपके पास इको सुनाई दे रही है, ठीक है, वो भी डी डिस्टेंस की है, लेकिन है तो दोनों साउंड वेव ही, ठीक। तो आपके पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी v हो गई आपके पास, डिस्टेंस कितना है आपके पास, d जाने का है, साउंड वेव तो आपकी है भाई, ठीक है, तो d जाने का है। अगर आप बोलोगे नहीं तो वो जाएगी नहीं, ये नहीं जाएगी तो ये कैसे आएगी, ये भी सुनाई नहीं देगी, तो यानी कि बोलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो d जाने का और d ही डिस्टेंस आने का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2d अपॉन t, ठीक है। वेलोसिटी किसमें है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है ये। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितनी होती है, 340, ठीक है। 330 भी हो सकती है, वो गिवन होगी अगर क्वेश्चन में, तो हम 330 रखेंगे, वरना 340 है, ठीक है। तो यहां से क्या बना, 340 इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। इस टी को यहां ले जाओ, इस टी को यहां ले जाते हैं, तो ये हो गया 340 इंटू टी इज इक्वल टू 2 × डी। डी को अकेला छोड़ो, 340 इंटू टाइम कितना है मिनिमम, ये रहा 0.1, ठीक है। टू यहां से आ गया नीचे, तो ये क्या हो गया 0.07 कैंसिल, कितना आ गया, तो डी निकल के कितना आया 17 मीटर। कोई दिक्कत है, तो इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसके बीच में, आप अगर बोल रहे हो और या फिर जो जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसके बीच में 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर नहीं है तो इको सुनाई नहीं देने वाली। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो ये थी 2 कंडीशंस फॉर इको। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास 2 नंबर में, सीधा पूछेगा राइट 2 कंडीशंस ऑफ इको, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। कुछ और कंडीशंस हैं जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, या आपको एमसीक्यू में, कुछ और कंडीशंस हैं जो आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है। कौन कौन सी हैं देखो जरा। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, कंडीशंस फॉर हियरिंग इको डिस्टिंक्टली, अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले कौन था, डिस्टेंस शुड बी 17 मीटर। ये तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ गए हैं, डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसके बीच में होना चाहिए, सोर्स, मैं सोर्स, सामने वॉल है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे लिख के आना है, ठीक है। दूसरा, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्ज इनफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज बड़ा होना चाहिए। देखो कैसे, ऐसा नहीं कि आपके पास साइज तो ये है और आपकी वेव इतनी बड़ी उठ रही है, तो ये तो ऊपर से निकल जाएगी भाई, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक। बड़ा होना चाहिए, बड़े का मतलब क्या है, अब ये साइज जो है ना थोड़ा बड़ा कर दो, ये तो यहां से टकराएगी और फिर वापस आएगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है, ठीक है। तो साइज ऑफ ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, किससे, ये जो आपकी वेवलेंथ ट्रेवल कर रही है साउंड की, उससे, ठीक। थर्ड, साउंड इंटेंसिटी शुड बी लार्ज। साउंड की जो इंटेंसिटी है ना वो लार्ज होनी चाहिए ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंच सके। अब मैं बोली इतनी हल्के रहा हूं, सामने तक तो जाते जाते वो साउंड ही खत्म हो गई, मेरी एयर पार्टिकल्स में खत्म हो गई, ठीक है। तो क्या तो वो पहुंचेगी वहां तक और क्या ही वापस आएगी। तो ऑडिबल जो आपकी इंटेंसिटी है ना, जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो पहुंचेगी और तब वापस आएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बोर्ड्स में बहुत बार पूछी गई है, क्या होता है, रिवर्बिरेशन। व्हाट इज रिवर्बिरेशन, रिवर्बिरेशन है क्या चीज, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, ड्रॉप करके जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो रिवर्बिरेशन है क्या, सीरीज ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन, क्या है, एक के बाद एक रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फॉल ऑन द ईयर्स फ्रॉम वेरियस रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टर से बहुत होता है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स होंगे। साउंड गेट्स प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग का मतलब साउंड बहुत टाइम तक रिफ्लेक्ट होती है, एंड देन रोलिंग साउंड कैन बी हर्ड। और रोलिंग का मतलब जैसे आप जीप को बोल के रोल करके बोलते हैं शुभम ऐसे करके, तो इस तरीके से आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है, रोल, ठीक। अब ये कहाँ होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ ये आपके पास एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट है, सपोज हम ये कह देते हैं कि ये कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट है, ठीक है। आप यहाँ हो, आपने बोला तो आपके साउंड यहाँ टकराई, उसके बाद दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, फिर साउंड यहाँ टकराई, फिर
दोबारा यहाँ टकराई, फिर उसके बाद आप तक पहुंचेगी, तो ये होता है आपके पास क्या, रिवर्बरेशन। ठीक है, और ये कहाँ होता है, व्हेन अ पर्सन स्पीक्स इन लार्ज एम्प्टी हॉल, एम्प्टी हॉल है उसमें बोल रहे हैं, तो साउंड इस वॉल पे भी टकराएगी, फिर उस वॉल पे टकराएगी, फिर उस वॉल पे टकराएगी, फिर उस वॉल पे टकराएगी, और फिर जाके कहीं आप तक आएगी। इसको बोलते हैं क्या, सीरीज ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक। और प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे टाइम तक साउंड रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद आती है। ठीक है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स में होता है, किसमें, जैसे कि आपके पास क्या है, ताजमहल। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है उसमें आपको रिवर्बरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, साउंड बहुत लंबे टाइम तक टकराने के बाद आएगी और बहुत देर तक सुनाई देगी, बहुत हल्के से, शुभम, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है रिवर्बरेशंस, कोई दिक्कत है, सही है। अब बात करते हैं इको पे जनरली। ठीक है, फटाफट जल्दी से, इको के न्यूमेरिकल्स अब हम देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इको, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है, और प्लस न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल इको का पक्का आएगा भाई, ध्यान रखना, 3 नंबर में। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है भाई बिल्कुल भी। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3 आई है आपके पास, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल 3 हो गई है। ठीक है, और नहीं भी हो तो क्वेश्चन फ्लैश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 2 फॉर्मूला आपको पहले पता होने चाहिए। इको का क्वेश्चन सॉल्व करने दो यहाँ पे 2 पता होने चाहिए। कौन से, v इज इक्वल टू 2d/t, ये तो है इको का फॉर्मूला। ठीक है, यह स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, मीडियम में है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वो देगा क्वेश्चन में। डी आपके पास डिस्टेंस है, जाने का और फिर आने का दोनों बराबर होंगे। ठीक, टी आपके पास टाइम है, कितने टाइम बाद आपको इको सुनाई देगी। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, v आपके पास सेम है, स्पीड ऑफ साउंड है, f क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वेवलेंथ है। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले के बाहर नहीं आया क्वेश्चन। ठीक, चलो देखो, तो सबसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक पर्सन है, एक पर्सन को लेक पे जो आवाज सुनाई देती है वो 9 सेकंड में सुनाई देती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा हूं, बाकी आपको क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अ साउंड प्रोड्यूस ऑन अ सरफेस ऑफ अ लेक टेक्स 9 सेकंड टू रीच अ बोटमैन। बोटमैन को सरफेस पे कितना टाइम लगता है साउंड को पहुंचने में, भाई साउंड को पहुंचने में सर 9 सेकंड लगते हैं। तो सरफेस का मतलब क्या है, एयर में है बोट, भाई बोट तो कहाँ है, बोट आपके पास, ये वाटर है, बोट तो यहाँ पे है ना भाई कहीं। ठीक है, तो यहां पहुंचने के लिए साउंड को लग रहा है कितना, 9 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो टाइम इन एयर कितना हो गया आपके पास, 9 सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, सही है, चलो ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि आपको टाइम बताना है। ठीक है, नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड वाटर, कितना उसको टाइम लगेगा, सरफेस पे तो 9 सेकंड पे आ रहा है, सुनाई दे रही है। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर कोई चले गया, पानी के अंदर चले गए ना अगर, ये यहाँ पे आ गया डाइवर, इस यहां तक कितने टाइम पे पहुंचेगा, ये वाला टाइम चाहिए उसको। ठीक है, ये टाइम इन एयर है और ये टाइम इन वाटर है। ठीक है, तो टाइम इन वाटर चाहिए आपको, कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, कोई दिक्कत। इसके साथ वो क्या दे रहा है, इफ एट अ सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब जितना डिस्टेंस वो यहां ट्रेवल कर रहा है उतना डिस्टेंस यहां ट्रेवल कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस इन एयर बराबर हो जाएगा डिस्टेंस इन वाटर के, और इसको बराबर डी रख देते हैं, खत्म कहानी। ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ठीक, और क्या कह रहा है आगे, if a sound of water sound is if the speed of sound in water is 4.5 times the speed of sound in air। ठीक है, ये कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है वो कितना है, यानी कि v इन वाटर ले लो, वो कितना है, 4.5 टाइम्स है v इन एयर के। कोई दिक्कत, ठीक है, इतना उसने यहाँ पे दे दिया। अब कैसे करेंगे सर क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैंने बताया था 2 ही फॉर्मूला लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मूला उठाओ, ये वाला क्या है, v इज इक्वल टू 2d/t। ठीक है, तो पहले एयर की बात कर लेते हैं, v ऑफ एयर आ गया, टाइम इन एयर आ गया, डिस्टेंस तो कॉमन है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला और बनेगा, ये तो एयर का हो गया। दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, दूसरा फॉर्मूला बनेगा सर v इन वाटर इज इक्वल टू 2d/ टाइम इन वाटर, ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दोनों को उठाकर क्या कर दो, डिवाइड कर दो मिनट्स पहले। ठीक है, तो डिवाइडिंग करते हैं अगर 1 और 2 को, डिवाइडिंग 1/2। ठीक है, तो क्या बनेगा, v ऑफ एयर अपॉन v ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2d/ टाइम इन एयर अपॉन 2d अपॉन टाइम इन वाटर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या होगा यहां से सर, देखो ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया 2d इंटू टाइम इन वाटर अपॉन 2d इंटू टाइम इन एयर। ठीक है, 2d से 2d कैंसिल आ गया। v एयर और v वाटर का रेशियो कितना है, देखो जरा, v वाटर का यहां से निकालो, कहां से निकालोगे सर, यहां से निकाल लेते हैं हम, यहां से इस वाले से निकाल लेते हैं। v एयर को यहीं छोड़ते हैं, वाटर को नीचे ले आते हैं, तो v एयर ही रहा अपॉन v वाटर आ गया
इज इक्वल टू, ये इसके साथ करंट डिवाइड में चला गया, ये हो गया 1/4.1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4.5, इसको उठा के यहाँ रख दो, कोई दिक्कत है, ठीक है, आगे बात समझ में सही। अब क्या होगा, टी ऑफ वाटर बचा अपॉन टी ऑफ एयर, टाइम ऑफ एयर कितना है 9 सेकेंड है सर, ये आ गया 9, सही है, कोई दिक्कत, ठीक। तो क्या होगा, टी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये 9 इसके बराबर है अब, सही है, इसके साथ यहां चले गए 9/4.5, यहां से 0 ऊपर आया, कितना हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेंगे उसको पहुंचने में, 2 सेकेंड लगेंगे वाटर में पहुंच लेंगे डाइवर के पास जो 9 सेकेंड में पहुंच रही है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना इसको, सही है, ठीक। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम है। क्या कह रहा है, एक मैन है, अ मैन स्टैंड्स बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स, 2 क्लिफ्स के बीच में एक मैन खड़ा है, एक साइड से उसे 2 सेकंड में इको सुनाई देता है और एक साइड से 4 सेकंड में सक्सेसिव इको सुनाई देते हैं उसको, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 2 क्लिफ्स हैं, ठीक, क्लिफ के बीच में डिस्टेंस चाहिए, यानी कि आपको डी चाहिए यहाँ पे, ठीक। अब डी कैसे निकलेगा सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, देखो फॉर 2 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे हम, ठीक है, तो फॉर 2 सेकेंड्स के लिए निकालते हैं, तो इसको मैं टाइम मान लेता हूँ t1, ठीक है, टाइम t1 है तो डिस्टेंस कितना हो गया d1, यानी कि आप क्या काम करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, मैन का इस वाले क्लिप से डिस्टेंस d1 लेंगे, मैन का इस वाले क्लिप से डिस्टेंस d2 लेंगे, ठीक है, ठीक। तो t1 किसके लिए, d2 के लिए, यानी कि इस वाले टाइम के लिए ये वाला है और इस वाले टाइम के लिए d2 है, ठीक। तो यहां से फॉर्मूला क्या लगेगा, v ऑफ एयर इज इक्वल टू, v ऑफ एयर इज इक्वल टू 2d1 अपॉन t1, ठीक है, यानी कि v फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 2d अपॉन t, सिंपल फॉर्मूला लगाना, एयर में कितना है 330, टाइम कितना है 2 सेकंड, कैंसिल हो गया, तो d1 कितना आ गया 330 मीटर आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक। ऐसे क्या निकालना है, ऐसे ही आपको d2 निकालना है, ठीक है। तो इस टाइम के लिए t2 कितना है आपके पास 4 सेकंड है और d2 आपको चाहिए, तो सिंपल v ऑफ एयर भाई ए वाला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो सेम रहनी है, ठीक है, तो क्या हो गया 2d2 अपॉन t2, सिंपल सा क्वेश्चन है, 330 अपॉन इज इक्वल टू 2 इंटू d2 कर दो अपॉन टाइम कितना है 4, ठीक है, ये कैंसिल हो 2 टाइम्स, तो 2d कितना हो गया 330 इंटू 2, ये हो गया 660 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। d1 आ गया, d2 आ गया, टोटल क्या चाहिए, d चाहिए, तो d कितना होगा d1 प्लस d2, ठीक है, ये हो गया आपके पास 330 प्लस 660, ये हो गया 099 मीटर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, ठीक है, सही है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है और 5 भी ऐसे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा और भारी कर लेते हैं इसको, ठीक है, चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बॉय है, ठीक है, क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा, अ बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, एक बॉय एक क्लिफ के स्टार्टिंग में खड़ा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक बॉय है जो यहाँ एक क्लिफ है और एक बॉय यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसने क्लैप किया, ठीक है, बॉय क्लैप करता है तो उसको एक एक इको सुनाई देती है, ठीक है, वो कितने में 5 सेकंड में सुनाई देती है, यानी कि बॉय के क्लैप करने पे जो इको आई वो टाइम कितना था 5 सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, सही है। अच्छा, ऑन मूविंग 85 सेंटीमीटर क्लोजर टू द क्लिफ, अगर वो 85 सेंटीमीटर आगे जाता है तो सपोज हम क्या काम करते हैं, हम देखो, अब बॉय पहले यहां पे था, ये इनिशियल पोजीशन थी, अब बॉय सपोज यहां आ गया, ठीक, यहीं से ले लेते हैं, अब बॉय यहां आ गया, ठीक है, ये बॉय की इनिशियल पोजीशन है, ये 85 सेंटीमीटर आगे आ गया यहां से, ठीक है, और जब ये 85 सेंटीमीटर आगे आ गया तो ये वाला डिस्टेंस काउंट होगा अब, सही है, ठीक। तब उसको इस डिस्टेंस पे जो इको सुनाई दी, इसको t1 मान लेते हैं, वो कितनी थी 4.5 सेकंड थी, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। ये कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस और स्पीड ऑफ साउंड चाहिए, देखो क्या करना है, सबसे पहले बॉय यहां खड़ा है, सही है, और बॉय यहां आ गया, ठीक है, अब करना क्या है, लेट इनिशियल डिस्टेंस हम मानते हैं कितना x, इनिशियल डिस्टेंस हमने x लिया, ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं सिंपल से ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना बॉय का पूरा इनिशियल, ये हमने x ले लिया, ठीक है, जब वो 85 सेंटीमीटर आगे चला गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया भाई x माइनस 85, कोई दिक्कत है, ये x माइनस 85 डिस्टेंस किसके लिए लगेगा, टाइम t2 के लिए, x किसके लिए लगेगा, टाइम t1 के लिए जो इनिशियल पोजीशन है। अब आगे बात समझ में, ठीक है, सिंपल सी बात है, दो आप फॉर्मूले बना लेने हैं आपको, कैसे,
एक x के लिए और एक x माइनस 85 के लिए। ठीक, तो क्या करना है, v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। ठीक है, t1 लिख देते हैं। v सेम रहेगा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो सेम है, तो v सेम रहेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, d कितना है पहले वाले में, ठीक है, फॉर इनिशियल पोजिशन, फॉर इनिशियल के लिए निकालेंगे अगर हम, तो d आपके पास कितना हो गया x, यानी कि 2x अपॉन t कितना है 5। सही है, ठीक। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास, v इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। ठीक है, अच्छा रही बात किसकी, फॉर x माइनस 85, यानी कि when he moves 85 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, टुवर्ड्स द क्लिफ। ठीक है, तो जब वो 85 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द क्लिफ आ गया, इसके बाद करना है ये। ठीक है, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी, t2 लिख देते हैं, d2 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो d2 है वो कितना होगा, जब वो 85 सेंटीमीटर आगे आ गया तो डिस्टेंस कितना है अब, x माइनस 85 अपॉन टाइम कितना है 4.5। ये भी, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन है, ठीक, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये भी है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये है। अगर ये 330 है तो वो भी 330 है। ठीक है, तो कंपेयर कर दो इक्वेशंस को। ठीक है, इक्वेटिंग 1 and 2। ठीक है, सिंस v इज सेम। ठीक है, v सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 85 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू क्या लिख दो, v हो जाएगा। v को हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4.5x इज इक्वल टू 5x माइनस 85, कोई दिक्कत। ठीक, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.5x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 to 40 42, कोई दिक्कत। सही, ठीक, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो गया 4 to 5 इज इक्वल टू 5x, ये इधर चल जाएगा माइनस 4.5x। ठीक है, तो कितना हुआ, 4 to 5 इज इक्वल टू 0.5x। x कितना हो गया, 4 to 5 अपॉन 0.5। ठीक है, हटाओगे तो एक 10 आ जाएगा, 2 आ गया, ये हो गया 0 1 4 5। ठीक है, तो बॉय कितने पे होगा भाई, 850 मीटर पे खड़ा होगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, सीधा सीधा आएगा, जिसको आता होगा सटीक करो और आंसर पाओ, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत। सही, अच्छा जब आपने ये निकाल लिया, 850 निकाल लिया आपने, तो आपको v भी तो चाहिए अब, है ना। तो कुछ नहीं करना सर, जब हमें v निकालना है तो ये वाली किसी भी दो इक्वेशन में से किसी में रख दो, तो ये वाली सिंपल नजर आ रही है। तो v कितना हो गया, 2 इंटू एक्स कितना है 850 अपॉन 5। सही है, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको आप आराम से 5 से कैंसिल करके और 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या कहता है ये, अ गर्ल स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ टॉल वॉल, 60 मीटर डिस्टेंस है गर्ल का, जो टॉल वॉल के सामने खड़ी है। ठीक है, गर्ल सक्सेसिवली क्लैप करती है, एक बार क्लैप करेगी, फिर कुछ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे करके क्लैप करती रहेगी। ठीक है, तो वो क्या देखती है, फर्स्ट और 51st क्लैप के बीच में, फर्स्ट एंड 51st क्लैप के बीच में जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 18 सेकंड आया। कितना आ गया, 18 सेकंड आ गया इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट और 51st क्लैप के बीच का जो डिस्टेंस है, जो टाइम पीरियड आया वो 18 सेकंड आया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात, फर्स्ट और 51st का डिस्टेंस है, फर्स्ट और 51st, तो टोटल क्लैप्स कितने हुए सर, टोटल क्लैप्स हो गए आपके पास 51 माइनस 1, ये हो गया सर 50 क्लैप्स। ठीक है, तो 50 क्लैप्स में 50 क्लैप्स के लिए टाइम आया 18 सेकंड। ठीक है, तो एक क्लैप के लिए कितना टाइम आएगा, 18 अपॉन 50 सेकंड। एक क्लैप के लिए टाइम आएगा 18 अपॉन 50 सेकंड। यहां से ये वाला सीन बस ध्यान रखने वाला है। ठीक है, 50 क्लैप्स के लिए 18 सेकंड टाइम है, तो एक के लिए कितना होगा भाई, 18 अपॉन 50 कर दो। हमें तो एक क्लैप के लिए चाहिए ना टाइम, सही है, क्योंकि जब वो एक क्लैप करेगी तो भी को सुनाई देगी, है ना, दूसरी वाली की तो भी, तो टाइम पीरियड तो सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 1 क्लैप के लिए 18 अपॉन 50 हो गया। अब आपको v चाहिए, तो सिंपल सी बात करो, v इज इक्वल टू 2d अपॉन t होता है सर। ठीक है, 2 इंटू डिस्टेंस कितना है सर, d तो आपके पास 60 है, तो 60 अपॉन टाइम कितना है, टाइम हमने निकाल दिया सर एक क्लैप के लिए,
एक क्लैप के लिए टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टाइम फॉर 1 क्लैप, ठीक है। 18/50, तो ये 18 यहाँ गया और 50 नीचे गया, 50 कहाँ गया ऊपर, तो ये कितना हो गया 2 × 60 × 50/18, ठीक है। ये गया आपके पास 9 टाइम्स, और ये गया 3 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स, तो ये हो गया 1000/3, ठीक है। और इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो वी विल गेट समथिंग 333.33 समथिंग, ठीक है, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्लैप्स का है। कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ जो क्लैप है ना, सक्सेसिव क्लैप, फर्स्ट और 51st, ये मेन चीज है। बस इसको यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो एक क्लैप के लिए, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत, सही है, समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। और एक तगड़ा क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट इको का, वरना अब सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके इको के, ठीक है। चलो फिर 8 क्वेश्चन कह रहा है, एक मैन है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। अब मैन, टाइम सेविंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी भाई। मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स, 2 वर्टिकल क्लिफ्स के बीच में एक मैन खड़ा है, ठीक है। तो ये 2 वर्टिकल क्लिफ्स हैं, ठीक है, इसके बीच में एक मैन खड़ा है, ठीक। अब ये कह रहा है when he is 1640 मीटर अवे फ्रॉम नियरेस्ट क्लिप। तो नियरेस्ट क्लिप कौन सा होगा, कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये लो, कोई सा भी ले लो। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैन है और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 640 मीटर डिस्टेंस पे है। ये नियरेस्ट क्लिप है इसका, ये नियरेस्ट हो गया और ये फर्देस्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, सही है। अच्छा, अब आगे He produces sound and hears the first echo after 4 सेकेंड। उसने यहां से साउंड प्रोड्यूस की, पहला इको जो आया उसके पास, फर्स्ट इको जो उसे सुनाई दिया वो 4 सेकेंड बाद सुनाई दिया। चलो ठीक, समझ में आती है। एंड द सेकेंड इको 3 सेकेंड लेटर, जो सेकेंड इको उसने सुना वो 3 सेकेंड लेटर सुना। अब ये चीज जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा भाई 4 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। 4 नंबर में देखने को मिलेगा सीधा, या 3 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आपको v चाहिए एयर में, प्लस डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप, यानी कि dB चाहिए आपको, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन भाई, देखो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप मतलब ये पूरा डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहला पार्ट आता है वी इन एयर चाहिए, ठीक है। देखो वी इन एयर कैसे निकलेगी, ये भी एयर में है और ये भी एयर में, दोनों इकोज आपके पास एयर में है। ये वाली इको भी जो सुनाई दे रही है उसको, और ये वाली भी इको भी, तो एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर तो सेम रहने वाली है। तो आप 4 सेकंड पे निकाल लेते हैं जो पहली वाली आ रही है, ठीक है, बिना कुछ हेडिक करें। तो कितना हो गया 2t/t, ठीक। t कितना है, पहला वाला डिस्टेंस कितना है 640, अपॉन टाइम कितना है इसके लिए 4, ठीक। ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास 320 मीटर पर सेकंड। तो ये तो बात खत्म हो गई। 320 इसके लिए है तो 3 जो इसके लिए है वही इसके लिए, दोनों क्या है, सेम होगा। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब बात करते हैं डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ सारा सीन फंसता है डिस्टेंस का। यहाँ डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, ये तगड़ी चीज है, देखो कैसे निकलेगा। अब देखते हैं डिस्टेंस का। मैं मानता हूं लेट इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ्स डी मान लिया मैंने कि लेट क्लिफ्स के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो कितना हो गया डी। टोटल डिस्टेंस आपने डी मान लिया क्लिफ्स के बीच में। मैन से अगर ये डी है तो ये 640 है, तो बचा हुआ कितना हुआ d - 640। कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक डिस्टेंस आपने ये वाला लिया d1 और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपके पास d2, यानी कि d - 640, ठीक। कोई दिक्कत। सबसे पहला सीन v ऑफ एयर लगाओगे तो क्या बनेगा 2d1/t1, किसके लिए, नियरेस्ट वाले से, ठीक है। तो ये जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो किसके लिए यूज हो रहा है, नियरेस्ट वाले के लिए। ये हो रहा है नियरेस्ट क्लिफ के लिए, फॉर नियरेस्ट क्लिफ लिख के आना पड़ेगा वहां पे ध्यान से, ठीक है। फॉर नियरेस्ट क्लिफ v ऑफ एयर इज इक्वल टू 2d1/t1, इतना लिखना, ठीक। सही है, ठीक है। नियरेस्ट क्लिफ के लिए हो गया। अब d1 निकालने की जरूरत ही नहीं है सर, क्यों नहीं है d1 निकालने, d1 तो सर गिवन है 640 पहले से ही, तो 640 तो पहले से ही आ गया, इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉर फर्देस्ट क्लिप, जो क्लिफ दूर है उसके लिए निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला लेगा, सेम v एयर इज इक्वल टू 2d2/t2। अब यहां पे सीन फंसता है, t2 क्या रखेंगे सर, देखो
जो चीज दूर है, अगर पास वाले से 4 सेकंड बाद इको सुनाई दे रही है, पास वाले से 4 सेकंड बाद इको सुनाई दे रही है, इस वाले से 4 सेकंड में जा रहा है ये इको, ठीक है, तो दूर वाले से 3 सेकंड में जा सकती है क्या? नहीं, दूर वाले से सर और टाइम लेगी, इतने में तो पहुंचेगी और फिर वापस आएगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, यहाँ पे एक लेटर, इस लेटर का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। लेटर का मतलब 4 सेकंड तो है ही है, उसके बाद 3 सेकंड और लगेगा, तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा ना ये वाला, वो हो जाएगा 4 + 3 यानी कि कितना, 7 सेकंड्स। बस ये चीज ध्यान रखने वाली है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी ऑफ एयर आपके पास कितना है, हमने निकाल रखा है 320 2 × d2 अपॉन टाइम कितना रखेंगे आप, 7 फर्दस्ट, यानी कि यहां से जब इको सुनाई देगी ना, वो टाइम कितना है, 7 सेकंड का टाइम है वो। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में? ये जो लेटर लिखा है ना वो इसी वजह से लिखा है। और थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 सेकंड पास वाले से आ रही है, 3 सेकंड दूर वाले से कैसे आ जाएगी, कम थोड़ी होगी, ज्यादा ही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो d2 कितना हो गया, 720 × 7/2, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया 160, और ये हो जाएगा समथिंग समथिंग, शॉर्ट में कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये आ जाएगा कुछ 1120 मीटर, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास कितना हो गया, 1120 640 0871, इतना होगा 1780, कोई दिक्कत, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशंस ऑफ इको, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इको इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में पूछी जा सकती है, तो सारी एप्लीकेशंस आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ इकोस बाय एनिमल्स, यूज ऑफ इकोस बाय फिशरमैन्स, यूज ऑफ इकोस बाय सोनार, सोनार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है, ठीक। तो ये चीजें मैं एंड में कवर कर दूंगा, सही है। पहले हम थोड़ा सा फोकस देख लेते हैं, और फिर आता है आपके पास एप्लीकेशंस इकोस बाय रडार, एप्लीकेशंस ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। इसमें से सोनार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे अभी, सही, लेकिन पढ़ के जरूर जानिए एप्लीकेशंस ऑफ इकोस। मेरी बात ध्यान सुनना, 2 या 3 नंबर में ये भी आता है, ठीक है। वो कहेगा एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ इको इन केस ऑफ सोनार, हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, सही है, कोई दिक्कत। अब सीधा बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लस नेचुरल के अंदर चीजें आती हैं, ऑर्गन पाइप से रेशियो आता है 1:2:3, और वही लिंक होता है रेजोनेंस के साथ। तो वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, शुरू करते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। बात कर लेते हैं नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस की। सबसे पहले नेचुरल और फ्री वाइब्रेशंस क्या है, ठीक है, ऐसे वाइब्रेशंस जहां पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ना हो, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कोई रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, अगर आप किसी स्केल को अगर वाइब्रेट करते हो तो वो स्केल वाइब्रेट करता है, लेकिन वो एयर में एक टाइम पे आके फिर हल्के हल्के रुकने लगता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, सही है। लेकिन थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन किसमें, सिर्फ वैक्यूम में, जब एयर रेजिस्टेंस हो ही ना तब ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी नाम की चीज कांस्टेंट हो जाती है। दूसरा, लेकिन कब, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन कब, ओनली इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये पॉसिबल है। वैक्यूम में एयर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहां आप किसी चीज को अगर हिला के छोड़ देंगे, जैसे कि मैं इस पेन को स्केल को एक ऐसे करके छोड़ देते हैं तो वो हिलता ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देखते हैं फ्री वाइब्रेशंस का। देखो ये हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड है, सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये +5 है, तो ये कितना होगा, -5, कांस्टेंट चलता रहेगा, ये प्लस हो तो ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये देखो सब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये इसका वेव फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं बात, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई इसके फ्री वाइब्रेशंस के, ठीक है। डेफिनेशन आ सकती है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या चीज रहेगा, थियोरेटिकली पॉसिबल कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, एक 2 नंबर में यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसमें से भी कौन सा केसेस है वो देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम को क्या काम करो, सिंपल पेंडुलम को आप एक बार बॉब को हिला के छोड़ देते हैं तो वो हिलते रहेगा, हिलते रहेगा, हिलते रहेगा, ठीक है। एक बार इधर जाएगा 2 का मतलब एक बार ये वाली वेव बन गई, एक बार फ्रो जाएगा तो नीचे वाली आ गई, ठीक है, कांस्टेंट चलता रहेगा, ठीक। चलो जी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पे आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि इस पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं है क्वेश्चन में फिलहाल, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कुछ स्ट्रिंग का मतलब गिटार हो गया, इस पे स्ट्रिंग है, ठीक। वैसे वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या सीन है, सिंपल ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो नोट्स प्रोड्यूस होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/12 d/2πr²d। यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ के, लेंथ कम कर दूंगा ना स्ट्रिंग की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। πr² d क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे एरिया हो जाएगा,
ठीक है, इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्लूइड, ऑर्गन पाइप्स, ये सबसे तगड़ी चीज है, ठीक है। अच्छा, सही है। एक और चीज देख लेते हैं इसमें, जो टी आपके पास टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम, ये क्या आपके पास टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन, किसी भी स्ट्रिंग को आप खींचोगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बात करते हैं फ्लूइड की, यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप्स या क्लोज ऑर्गन पाइप्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा रेजोनेंस में लिंक होगी। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी होगी नोट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है तो लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें, मैं इसको सही से बना देता हूँ, ठीक है, न्यू बनाते हैं इसको, बोलते हैं न्यू, सही है। अब अगर ओपन ऑर्गन पाइप है, ये रहा सामने, दोनों साइड्स ओपन है इसकी, और ये जा रही है वेव्स, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हुई है साउंड वेव्स, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो चलता है 1:2:3, 3:4:5, ये फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नीचे वाला है, एक साइड देखो क्लोज्ड है, ठीक है, साउंड वेव जा रही है, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो चलता है वो चलता है 1:3:5:7, ये चलता है यहाँ पे ऑड में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेगा, रेजोनेंस से लिंक होकर बनेगा, इसका एक क्वेश्चन आता है रेजोनेंस से लिंक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है। चलो, यहाँ से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट टी के टेंशन के, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेडियस के आर के, कोई दिक्कत है, ठीक है। डी क्या है, थिकनेस हो जाएगी, सही है। तो ये थी आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट है, एक और आता है इसका पियानो, ठीक, वो अलग, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कीज प्रेस करनी है साउंड जनरेट होगी, ठीक। अब इसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो आती है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, यहाँ से 110% एक क्वेश्चन पक्का है, अब इस क्वेश्चन को यही समझ लेना। चलो चलो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स में देखते हैं, इंपॉर्टेंट केस है बहुत ज्यादा। चलो फिर स्ट्रेच स्ट्रिंग्स में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 110% यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। क्या सीन है सर इसका, देखो जरा, मैं कहता हूँ सपोज मैंने एक वायर लिया, ठीक है, तो मैंने सपोज एक दो क्लिप्स लगाए और बीच में एक वायर लिया, ठीक है, ये वायर, सॉरी वायर कह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग को सेंट्रल पॉइंट से खींचता हूँ, ठीक है, तो ये कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, ये सिर्फ एक ही, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, एक बार ये ऊपर जाएगा और एक बार ये नीचे आएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करके वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। इस केस में आप ध्यान देना, इस केस में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, F1 मान लेते हैं 1, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एक ही फ्रीक्वेंसी है सिर्फ, अब तुमको सर ये ऊपर भी नीचे भी एक ही काउंट होता है भाई, देखो ये ऊपर गया है, ठीक है, सही। अब ये नीचे तो आएगा बाद में, एक बार नीचे ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, तो एक ही फ्रीक्वेंसी काउंट होगी यहाँ पे, ये वाली, या तो आप ऊपर वाली ले लो या नीचे वाली ले लो, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, इस चीज को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोट, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नोट, ठीक है, और फंडामेंटल नोट, और एक और नाम है इसका, और फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक नोट, और क्या बोल देते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक नोट, कोई दिक्कत, ये नाम ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसमें एक और चीज है, ये यही खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, क्या चीज है, अब सर इसकी जो लेंथ होती है ना बीच में, वो लेंथ होती है L, ये पूरी लेंथ होती है सपोज L, यहां से वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट उठ जाता है सर, कौन से, यहाँ से वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट उठता है, ये रे यहाँ खत्म हो रही है ऊपर वाली सिर्फ एक, ये वाली देखो, ये वाली, ये यहाँ खत्म हो रही है, तो इतना जो डिस्टेंस होता है ना, दो यहाँ तक अगर मैं लूंगा तो ये होता है लैम्डा, ये होता है λ/2, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ λ/2 होता है, तो यहाँ जो L है वो किसके बराबर होगा, λ/2 के, ये चीज ध्यान रखना, सही है, कोई दिक्कत, फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे यहीं से भी, समझ लेना इसको, यहीं से। दूसरा केस देखते हैं, मैंने कहां से खींचा था इसको, सेंटर से, अब मैं सेंटर से ना खींच के थोड़ा और इधर से खींचता हूं, ठीक है, तब कितनी जनरेट होंगी, देखो जरा, तब इसमें 2 जनरेट हुई, कितनी जनरेट हुई, 2, कैसे, ये ऐसे गया खाली, ये, ठीक है, एक बार ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे जाएगा, इसलिए मैंने वो प्लॉट किया है, आप एक ही लेंगे बस खाली, ये नीचे जाएगा तो एक बार ये ऊपर भी जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो कितनी जनरेट हो गई इसमें, अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज कितनी जनरेट हो गई, अगर मैं एक ही लेता हूँ खाली सिर्फ, ठीक है, तो मैं एक ही लेता हूँ, एक मैं इसको लो, ये ऐसा करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक ही लेता हूँ, यानी मैं ये वाली लेता हूँ बस खाली, तो कितनी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, तो F2 कितना हो गया इसमें, 2, एक ही लेनी है, चाहे तो ऊपर वाली लो, चाहे नीचे वाली लो, चाहे ये वाली लो, चाहे ये वाली लो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो F2 कितना हो गया, 2, जब F2 2 हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट सब्सिडियरी नोट,
ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सब्सिडरी नोट। सही, ठीक है। और सेकंड हार्मोनिक नोट, क्योंकि पहली वाली तो ये हो गई थी। ठीक है, इसमें डिस्टेंस बीच में ये पूरा डिस्टेंस एल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ कितना हो गया, देखो जरा मैं बता था ये लैम्डा अपॉन 2 था, ये लैम्डा था, तो एल किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, खाली लैम्डा के बराबर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। सही। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से ना खींच के और थोड़ा यहाँ से खींचता हूँ, ठीक है, तो जब मैं स्ट्रिंग को यहाँ से खींचूंगा तो थर्ड केस जनरेट होता है। इस कैले कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रिंग 3 बार वाइब्रेट करता है। ठीक है, सही है। अगर मैं यहाँ जनरेट कर दूं कुछ इस तरीके से, ये चला गया। ठीक है, अब 3 बार का, इस वाले केस में सर 3 बार का मतलब कैसे, देखो जी ऐसे, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ये खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसका नीचे लूंगा तो ये वाला बन जाएगा, इसको ऊपर लूंगा तो ये वाला बन जाएगा, और फिर इसका लूंगा तो ये बन जाएगा। तो हमें एक ही लेनी है, तो हमने ये वाली ले ली बस खाली। ठीक है, कोई दिक्कत। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3, तो सर इसमें F3 आया आपके पास 3, कोई दिक्कत है। ठीक है, ध्यान समझना, इसमें क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। इसको बोलते हैं आपके क्या, सेकंड सब्सिडरी नोट, सेकंड सब्सिडरी नोट। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, और इसको बोलते हैं क्या, थर्ड हार्मोनिक नोट। ठीक, तो 3 के समझ में आ गए। ऐसे ही 4 बन जाएगा, 4 में यहाँ पे 4 फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी, थोड़ा और 5 से खींचूंगा यहाँ से, फिर और 5 बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, जो इसके बाद होगी उसको क्या बोलेंगे, थर्ड सब्सिडरी नोट या फिर फोर्थ हार्मोनिक नोट, कोई दिक्कत। जहां पहली बनती है वो प्रिंसिपल नोट है। कोई समझ में आ गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, एल हो गई। एल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखो जरा, सर आपने बताया था ये लैम्डा अपॉन 2 है, ये लैम्डा है, तो ये कितना हुआ, हाँ भाई कितना हुआ, ये पूरा लैम्डा है। मैंने बताया था आधा बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 के, तो लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन 2 कर दो, कितना हो गया 3 लैम्डा अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास कुछ डायग्राम है, क्वेश्चन है, सही है। आपके बुक में क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करने हैं। ये क्वेश्चन 110% आएगा। ठीक, ए फिगर है, बी फिगर है और डी फिगर है, सही है। चलो जी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका है, यानी कि देखने में लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका लग रहा है। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो सबसे छोटा है, ये तो इतना ही है, ये इतना है। अगर मैं इसको देखूं तो ये थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूं। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट नजर आ रहा है, तो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका हो गया, फिगर सी। कोई दिक्कत, सिंपल आंसर है। ठीक, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसमें है, सर इसमें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। एक, अगर हम सीधी लाइन काट दें 2, क्योंकि ये ऐसे जाए, ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे आ रही है। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसमें 3 हो गई, इसमें कितनी हो गई 1 2, इसमें तो एक ही है, तो लीस्ट किसमें, फिगर सी में अगेन। ठीक है, 4 नंबर में आएगा सीधा क्वेश्चन, देखो 4 पार्ट पूछ रखे हैं। फिर रेशो पूछा है ए और सी का, ए और सी का रेशो पूछा है, तो ए में कितना है, एफ इसमें 3 है, सी में, इसमें कितनी है, एफ बी में 2, और एफ ए सॉरी एफ ए में 3 है, एफ बी में इतना है, एफ सी में कितनी है 1, एक ही तो है खाली। तो रेशो कितना हो गया, एफ ए रेशो एफ सी, ए का रेशो कितना है 3 1, तो कितना हो गया 3:1, खत्म। ठीक है, वेवलेंथ पूछा है बी और ए का, वेवलेंथ में रेशो पूछा है बी और ए का। अब यहां से मैंने बताया था तुम्हें, एक डिस्टेंस वाली कहानी बताई थी मैंने तुम्हें, एल वाली, सही है, वो लगेगी यहां पे। जरा फटाफट जल्दी से देखो, बी और ए का पूछ रहा है वो तुमसे। अबे गलत है भाई, नहीं ठीक है, ठीक है, दोनों में लेंथ कंपेयर करो। यहां पे ये लेंथ हो गई और यहां पे ये लेंथ हो गई। ठीक है, इसमें वेवलेंथ मैंने बताई थी कितनी है, यहाँ पे ये ऐसे तो जा रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना ये वाली पूरी, और मैंने बताया ये लैम्डा होती है, तो यहाँ पे एल किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया लैम्डा बी, यहाँ पे एल किसके बराबर है, यहाँ पे आपके पास 3 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, कैसे, सर यहां से यहां तक हो गया लैम्डा,
आधा और जोड़ लो लैम्डा अपॉन टू, इसके अंदर लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन टू कितना होगा 3 लैम्डा अपॉन टू, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो जरा आप, ये लैम्डा ए है लेकिन लेंथ तो इक्वल है ना, एल एल तो बराबर है, तो क्या आ गया आपके पास एक आया। तो यहां से अगर मैं दोनों लेंथ को एक साथ कंपेयर कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा ए अपॉन टू इज इक्वल टू लैम्डा बी, कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत, सही है। रेशो किसका चाहिए, बी रेशो ए चाहिए, तो बी रेशो ए कितना हो गया 3 अपॉन टू ऐसे ही रहेगा, लैम्डा बी ऐसा आया, ये कहाँ चलेगा नीचे, कितना रेशो आएगा 3:2, खत्म, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये वाला, और इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 6। एक और चीज ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज से बाहर निकलती है एयर कॉलम में, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है ना एफ, जो हमने न्यू लिखा था, ठीक है, वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है जनरली, वो किस पे, लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के, ठीक है, आई बात समझ में, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, 2012 में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। यहीं से एक हमने एक क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L1 आपके पास गिवन है कितना 80 सेंटीमीटर गिवन है, और वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है कितना 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। आपको क्या निकालना है, कितनी लेंथ होगी, L2 निकालना है जब वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा 1024 हर्ट्ज, ठीक। तो सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना है। देखो मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कैसे लिखे जाएंगे, एफ एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक, क्योंकि ये भी कांस्टेंट के बराबर और ये भी कांस्टेंट के बराबर। F1 की वैल्यू कितनी है 256, L की कितनी है 80, F2 की कितनी है 1024, L2 निकल जाएगा आराम से 256 इंटू 80 अपॉन 1024, कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से, F2 आ जाएगा आपके पास 20, कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। सिंपल सिंपल इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अगर एयर कॉलम में निकलती है तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। चलो अब अगर मैं अब फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट है डैम्प्ड वाइब्रेशंस। देखो फ्री वाइब्रेशंस में रेजिस्टिव फोर्सेस जीरो थी, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं थी, लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में जब रेजिस्टिव फोर्स आ जाती है तो वो बन जाता है डैम्प्ड वाइब्रेशंस। यानी कि नेचुरल वाइब्रेशंस में रेजिस्टिव फोर्स आ जाए तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस। कैसे, एक स्टील के स्केल को मैं लगा के छोड़ देता हूँ तो वो हिलता रहेगा लेकिन वैक्यूम में हिलेगा, लेकिन वो अब जब इसको हम एयर में छोड़ देते हैं ना तो हल्के 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 रुकने लगता है ना। पेड़ की एक टहनी है, उसको यूं करके छोड़ दो तो वो हल्के हल्के रुकने लगती है, क्यों, क्योंकि एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स है वो उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। और एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, उसको वापस अपनी, कोई चीज स्टेबल है आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो वापस अपनी स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेगी, तो वो अपने आप को रिस्टोर करने लगेगी, ठीक है। और उसको रोकेगा कौन, और फ्रिक्शनल फोर्स रोकने लगेगी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे डैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होगा डैम्प्ड वाइब्रेशंस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू एयर भी हो सकती है, किसी भी, ये रेजिस्टिव फोर्स किसकी लगेगी, किसी भी मीडियम पार्टिकल की लगेगी, मीडियम पार्टिकल की, ठीक है। अच्छा, टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब इस कंडीशन में होती है दो फोर्सेस काम करती है, एक मैंने बताया था अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगी, रिस्टोर करने, वापस अपनी स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेगी, दूसरा उसे रोकेगा कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये इसका आपके पास वेव फॉर्म है, पहले ज्यादा थी, इंक्रीज थी, उसके बाद क्या हुई, डिक्रीज, फिर और डिक्रीज, और एक टाइम में जीरो हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशंस, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें बुक में, को ट्यूनिंग फॉर्क हो सकता है, सिंपल पेंडुलम हो सकता है, सारे एग्जांपल लगे वही हैं, बस उसमें रेजिस्टिव फोर्स जीरो थी, इसमें रेजिस्टिव फोर्स है, नेचुरल में रेजिस्टिव फोर्स जीरो, इसमें रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट केस है फोर्स्ड वाइब्रेशंस, और फोर्स वाइब्रेशन का केस है रेजोनेंस, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स वाइब्रेशंस की। फोर्स वाइब्रेशंस जनरली क्या है, वाइब्रेशंस दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स,
यानी कि बाहर से फोर्स लगानी पड़ रही है तब वो वाइब्रेशंस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस। यानी कि डैम्प्ड वाइब्रेशंस में अगर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। सपोज ट्यूनिंग फॉर्क है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो हल्के हल्के रुकने लगा फ्रिक्शन या फिर एयर फ्रिक्शन की वजह से, हमने काम किया उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी अपने हैंड से, ठीक है, तो वो दोबारा वाइब्रेट करने लगेगा लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ। तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस को ही अगर हम बाहर से फोर्स लगा दें तो वही बन जाता है क्या, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। चलो फोर्स वाइब्रेशंस में 3 फोर्सेस काम करती हैं। सबसे पहले कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स, जो किसी भी चीज को रिस्टोर करके, मैंने बताया था ना, स्टेबल होने की कोशिश करता है। कोई भी चीज, किसी चीज को आप अपनी प्लेस से अगर रोटेट करेंगे, ठीक है, तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, सही है। अच्छा, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, जो बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स अटैच करेंगे, सही। तीसरा आता है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस तो डैम्प्ड में भी थी, लेकिन ये वाली फोर्स वो है जो आप अप्लाई करेंगे या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट उसके आसपास है वो वाइब्रेशंस उस पर अप्लाई करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, सही है। अच्छा, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बनेगा। कौन सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो हम लगा रहे हैं या फिर जो अदर इंस्ट्रूमेंट आसपास है उसके वाइब्रेशंस अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का मतलब और क्या लिख सकते हैं, अगर वो डिफरेंट है फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी से अगर वो अलग है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा आपके पास, ए क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशंस छोटे हो जाएंगे मिनट से पहले। ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये है ए, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये सेम है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हो जाता है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी के, ठीक है, उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, लार्ज, ठीक। यानी कि इस कंडीशन में अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये लार्ज हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ये हो जाएगा देखो लार्ज, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो सेकंड केस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यही आपको रिजल्ट देगा, यही फैक्टर रिजल्ट करता है किसमें, रेजोनेंस में, किसमें, रेजोनेंस में, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे इसके। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो जैसे कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वायलिन है, सितार है, गिटार है, दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, उनके ऊपर एक लाइनें होती है, जैसे गिटार है, गिटार के ऊपर क्या होगा, स्ट्रिंग्स खींचे हुए होंगे, एक एंड से यहाँ पे और एक एंड से नीचे, ठीक है, सही है। माउंटेड ऑन अ हॉलो साउंड बॉक्स, उनके बीच में देखो, नीचे देखो ना, नीचे नीचे एक हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर, ठीक है, कुछ नहीं होता वहां पे, जहां से आप बजाते हैं ना वहां पे एक हॉलो स्पेस होगा। तो वो हॉलो स्पेस क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एयर फील्ड होती है, ठीक, और एयर का काम करती है, जो वाइब्रेशंस आप गिटार की स्ट्रिंग से दे रहे हो तो एयर उस वाइब्रेशंस को ले रही है, सही है, और एयर वो वाइब्रेशंस को क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि इंक्रीज कर रही है, सही है। तो एयर पार्टिकल्स उनको लेकर स्ट्राइक कर हॉलो स्पेस है, स्ट्राइक कर आवाज आपको ज्यादा दे रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे आपकी बुक्स में है, आप देख सकते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन एयर आर फोर्स वाइब्रेशंस ड्यू टू, देखो नेचुरल वाइब्रेशंस आपके पास है, सही है, वो एयर के पास हैं, जब जैसे ही गिटार की जो आपने फोर्स वाइब्रेशन अप्लाई किए हैं वो बराबर हो जाते हैं किसके, एयर के नेचुरल वाइब्रेशंस के, तो वो ज्यादा, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैंने बताया था लार्ज हो जाता है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, लार्ज, और वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से क्या करने लगेगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट, यानी कि आपको आवाज जो आएगी ना वो बहुत तेज आनी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक है। इसलिए हॉलो स्पेस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स में, यानी गिटार और वायलिन्स में। तो ये आप बुक से पढ़ के जाएंगे, एक बार मैंने समझा दिया है, क्योंकि ये आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके पास माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स जितने भी हैं, उसमें एक रिजिड मेम्ब्रेन डायफ्राम प्रेजेंट होता है। उसका क्या काम है, तो कुछ नहीं है, क्या होता है ना, उसके अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है, ठीक है, वो कॉइल का काम करती है, जो भी साउंड आ रही है ना उसको एम्पलीफाई कर देती है, ठीक है, सही है। तो जैसे जैसे डायफ्राम देखोगे आपने, बाहर से जो चीज वाइब्रेशंस होता है तेज तेज, वो वाइब्रेट है, वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करना मतलब क्या है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, उससे अगर वो मैच कर जाता है तो आवाज क्या हो जाएगी, हाई पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इन सारे एग्जांपल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी चीज की आवाज बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कर रहा है वो बराबर होनी चाहिए किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, बस, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं रेजोनेंस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अभी रेजोनेंस से, चलो ठीक है। अब देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस है क्या चीज, रेजोनेंस एक स्पेशल केस है किसका, फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है, लेकिन फोर्स वाइब्रेशंस में अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी नॉट इक्वल टू होती है किसके, फोर्स वाइब्रेशन के, तो एम्पलीट्यूड स्मॉल रहेगा। लेकिन ये ऐसा केस है जहां पर सपोज मैं कहता हूं बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, ठीक है, तो एफ आपके पास क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी,
यानी कि बॉडी की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है भाई, जैसे मेरी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, मैं इतने से वाइब्रेट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा वाइब्रेट करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है एफ, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई की गई है वो हमने मान ली एन, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू एफ होती है, यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एन, ये वाली एक्सटर्नल वाली नेचुरल फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ के बराबर हो जाए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या रहता है, बहुत लार्ज, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर एन नॉट इक्वल टू एफ है, यानी कि अप्लाइड फोर्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ बॉडी के इक्वल नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी, फोर्स वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, स्मॉल, छोटा रहेगा, रेजोनेंस नहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तो फोर्स वाइब्रेशन है, यहाँ भी फोर्स वाइब्रेशन, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड लार्ज है। तो जहां एम्पलीट्यूड लार्ज है वो रेजोनेंस का केस है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है रेजोनेंस की, एक ही कंडीशन है, एन मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी। एफ क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी, और ये अप्लाइड, दोनों जब एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, रेजोनेंस। ये कंडीशन है इसकी एक, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो हमने दो ट्यूनिंग फॉक्स लिए और दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी ली, दोनों की क्या ली, सेम फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है, दोनों है यहाँ पे। अब मैंने क्या काम किया, ये ए है, सपोज ये बी है, मैंने ए वाले को रबर पैड से स्ट्राइक कर दिया, तो रबर पैड से स्ट्राइक करने पे क्या होगा, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, तो ये थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इसमें क्या सेट हो गए, वाइब्रेशन सेट हो गए, ठीक है। इसको मैंने रबर पैड से स्ट्राइक कर दिया, इसके नीचे मैंने एक साउंड बॉक्स लगा दिया, ठीक। साउंड बॉक्स में क्या है, एयर है, एयर कॉलम है साउंड बॉक्स के अंदर, ठीक है, साउंड बॉक्स कंटेन एयर कॉलम। इसके वाइब्रेशंस जब ये हिलेगा तो नीचे की इसके वाइब्रेशंस कहां ट्रेवल होंगे, एयर में ट्रेवल होंगे, एयर को मिलेंगे, एयर इसके वाइब्रेशंस लेगा और वो एयर वाइब्रेशंस आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो वो वाइब्रेशंस कहां गए, वाइब्रेशंस इस साउंड बॉक्स में चल के यहां आ गए। जब वाइब्रेशंस यहां टकराएंगे और यहां से क्या लगा हुआ है सर, सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क लगा हुआ है बी, जो अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाइब्रेट कब करेगा, जब बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ किसके बराबर हो जाएगी, एयर कॉलम के फोर्स्ड वाइब्रेशंस के, यानी कि एन के। क्योंकि देखो इसके वाइब्रेशन कौन लेके चल रहा है, एयर कॉलम, और एयर कॉलम अब फोर्स्ड वाइब्रेशंस लेके चलेगा आगे की तरफ, क्योंकि एयर के पास कोई वाइब्रेशन नहीं था, उसको मिला है, ये किससे मिला है, ट्यूनिंग फॉर्क ए से मिला है, ठीक है। तो ये फोर्स वाइब्रेशंस जब जाके यहां टकराएंगे, तो जब एन, ये वाले एन फोर्स वाइब्रेशंस ऑफ एयर किसके बराबर हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, नेचुरल वाइब्रेशंस या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बॉडी, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क। तो बी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, कितने से, जितना इसका वाइब्रेशन है हल्के हल्के ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो बी बॉडी बहुत हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा, लेकिन एक तेज कब करेगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। साउंड बॉक्स रखने का क्या पर्पस है, साउंड बॉक्स में एयर कंटेन होगी और एयर वो फोर्स वाइब्रेशन लेके आगे फॉरवर्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है, सही है। तो फोर्स वाइब्रेशंस ऑफ एयर या फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर अब व्हेन बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बॉडी, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क, तब आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा और ये बहुत तेज तेज हिलना शुरू हो जाएगा, बिना फोर्स अप्लाई करे हिलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। आई बात समझ में, नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा इसके लिए रेजोनेंस, लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़े। सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं सिंपल पेंडुलम्स का, कई बार पूछा गया है आईसीएससी एग्जाम्स में, डायग्राम प्लॉट किया आता है, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है किसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, कौन वाइब्रेट करेगा, कौन वाइब्रेट नहीं करेगा, कहाँ रेजोनेंस देखने को मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं फटाफट से। देखो एक हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग पे हमने 4 पेंडुलम लगाए, ए बी सी डी, 4 पेंडुलम्स लगाए, ठीक है। अच्छा, जिसमें से ए और बी की लेंथ क्या इक्वल है, अगर ये, यानी कि अगर ये वाली लेंथ जो है ना, ये लेंथ, ये दोनों बराबर है, देखो बराबर लेंथ है, ठीक है। तो यहां आ जाते हैं फटाफट से, अगर लेंथ इक्वल हो पेंडुलम्स की, अगर लेंथ इक्वल हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है, सेम, ठीक है। तो इन चारों में से नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम किसकी होगी, तो सिंपल सी बात है, ए पेंडुलम की और बी पेंडुलम की, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, सी छोटा है, सी की लेंथ कम है, सी की लेंथ कम है थ्रेड की, ये इतना छोटा है बेचारा, अगर ये 10 है तो ये सपोज 5 है, जिसकी लेंथ शॉर्टर है उसमें लार्जर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। देखो शॉर्टर द लेंथ, लार्जर हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी,
ठीक है। तो हायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी होगी भाई, सिंपल सी बात है सी पेंडुलम की होगी। आ गई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा डी आ जाते हैं, डी की लेंथ तो और भी ज्यादा है, अगर ये 10 था, ये 5 है, ये 10 है और ये आपके पास 20 हो गया सपोज, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम है। तो लॉन्गर द लेंथ, नीचे अगर मतलब ये सब नीचे आ जाएगा लेंथ, लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी, और जिसकी लोअर है वो कौन है यहाँ पे आपके पास डी। ये चीज आपको पहले क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात आती है कौन रेजोनेंस में होगा कौन रेजोनेंस में नहीं होगा। देखो जी हमें पता है रेजोनेंस कब होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाती है, ठीक है। मैं क्या काम करता हूं, मैं ए को वाइब्रेट कर देता हूं, मैंने यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करी और ए वाइब्रेशंस में आ गया, ठीक है। तो जब ए वाइब्रेशंस में आएगा, इसके वाइब्रेशंस आगे ट्रेवल करेंगे, एयर में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और कुछ स्ट्रिंग तो चलो फिक्स है, एयर में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। वो सी तक भी पहुंचेंगे, वो बी तक भी पहुंचेंगे और वो डी तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि सी की फ्रीक्वेंसी हाइयर है, डी की फ्रीक्वेंसी लोअर है, ठीक है। तो सी और डी में आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। हमें यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन तो मिलेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, विद ए इज इक्वल टू स्मॉल, विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ये दोनों वाइब्रेट तो करेंगे लेकिन बहुत हल्के हल्के हिलेंगे, ठीक है। यानी कि हल्के हल्के का मतलब सी थोड़ा हल्के हल्के जाएगा इधर से बस, डी भी ऐसी जाएगा हल्के हल्के, कोई दिक्कत। बचता है बी, बी में क्या होगा सर, देखो जरा, अगर मैं बी पेंडुलम की बात करूं, ठीक है, ए और बी, क्योंकि ए से ही वाइब्रेशन मिले सी को और ए से ही वाइब्रेशन मिले डी को, तो ए से ही वाइब्रेशन मिलेंगे बी को। अगर बी को वाइब्रेशंस मिल रहे हैं ना, दोनों की देखो, दोनों की क्या है, लेंथ सेम है, ठीक है। जब लेंथ सेम है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहे थे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बराबर हो जाएगी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए। जो ए से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना, यानी कि अब ए से जो वाइब्रेशंस आगे जा रहे हैं, वो जो मिल रहे हैं उसको एयर कॉलम के थ्रू, वो बराबर हो जाएंगे। तो बी आपके पास किस में देखने को मिलेगा, आपको रेजोनेंस में, ठीक है। यानी कि बी रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस भी फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, यानी कि जो ए है वो क्या होता है, लार्ज, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहां से कौन भी देखने को मिलेगा रेजोनेंस में, बी, जिनकी सेम लेंथ है, ठीक है। और ये कब होगा, when forced vibrations produced by A in air column becomes equal to natural frequency of B, B की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, जब A के वाइब्रेशंस हल्के हल्के डिक्रीज होंगे, ठीक है, A के वाइब्रेशंस हल्के हल्के क्या होंगे, डिक्रीज, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी एनर्जी, और बी के वाइब्रेशंस हल्के हल्के क्या होंगे, इंक्रीज। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ए अगर रुकने लगेगा, ए अगर हल्के हल्के रुकने लगेगा तो बी हल्के हल्के तेज होने लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर बी हल्के होगा, ए तेज होगा, और सी और डी हल्के हल्के वाइब्रेट करते रहेंगे, कोई दिक्कत है। रेजोनेंस में सिर्फ कौन आएगा, ए और बी आएंगे, कोई दिक्कत। ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एनर्जी क्या होगा, एक्सचेंज होगी, एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज होगी या फिर ट्रांसफर होगी, ठीक है। मैं ट्रांसफर लिख देता हूँ, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक रुकेगा तो एक चलेगा, एक रुकेगा तो दूसरा चलेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये सिंपल पेंडुलम का केस है रेजोनेंस में। यहाँ से मैंने सारे पॉसिबल चीजें बता दी जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपने आराम से कर लोगे, ठीक है साहब। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें। आपके बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको शायद जरूरत होगी इस चीज की, लास्ट टाइम है तो सबका फायदा देखते हैं ना भाई, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं रेजोनेंस इन एयर कॉलम, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जो आपके बुक में पीछे की है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्या चीज। देखो हमने यहाँ पे हमने दो बीकर्स लिए, उनको एक रबर ट्यूब से कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके आया, ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने वाइब्रेशन दिया तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया, सही। जब ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया, इसके वाइब्रेशंस कहां ट्रेवल होंगे, नीचे वाइब्रेशन ट्रेवल होंगे, और नीचे कौन है, यहाँ पे एयर कॉलम है। वाटर की सरफेस से और इसके बीच में कौन है, यहाँ पे एयर कॉलम है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। ये एयर कॉलम ये वाइब्रेशंस लेंगे, एयर कॉलम वाइब्रेशंस गेन करेंगे, फोर्स वाइब्रेशंस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझे, यहाँ पे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी,
ठीक है, वो चीज हमने देखी थी। सही, अब हम इस लेवल पे, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, हम पानी का लेवल अप एंड डाउन कर सकते हैं ताकि हम एयर कॉलम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को वाइब्रेट कर सकें। ठीक है, और पानी का लेवल अप एंड डाउन कैसे होगा, मैं यहाँ से सपोज कॉर्क लगाइए, मैं कॉर्क खोल देता हूँ, थोड़ा पानी कहाँ चला जाएगा, बी रिजर्वायर में चला जाएगा, ये ए है सपोज, बी रिजर्वायर में पानी जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से पानी खोल दूंगा थोड़ा यहाँ आ जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या काम किया, वाटर को डिक्रीज करना शुरू किया हल्के हल्के। ठीक है, एक टाइम पे जब डिक्रीज किया थोड़ी हल्की आवाज सुनाई दी, फिर और क्या, फिर थोड़ी हल्की सुनाई दी, फिर एकदम से तेज आवाज सुनाई दी। और वो तेज आवाज कब सुनाई दी, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ एयर, किसकी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम किसके बराबर हो गई, एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क की जो फोर्स वाइब्रेशंस थे जो ट्यूनिंग फॉर्क दे रहा था इसको, एयर कॉलम को, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको क्या सुनाई देगी, एक लार्ज आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे करते हैं पानी, सपोज मैं कह रहा हूं ये 20 मीटर पे सुनाई दी है वाटर लेवल पे, मैं पानी को लाया आपके पास 19, फिर 18, फिर मैं 17 मीटर लाया, 17 मीटर पे वाटर लेवल पे दोबारा लार्ज आवाज सुनाई दी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ सर कि 20 पे भी सुनाई दे रही है और 17 पे भी सुनाई दे रही है, फिर हम थोड़ा और कम करेंगे फिर और सुनाई देगी, ऐसा हो क्यों रहा है, देखो मेरी बात, ये जो है ना, यहाँ से सपोज यहाँ तक वाटर फील्ड है, ठीक है, तो ये सिस्टम क्या फॉर्म कर रहा है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, कंपेयर किया जाए तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन रहा है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सिंपल क्या थीम था, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज थी वो ऑड चलती थी, 1:3:5। तो एक जब यहाँ पे यानी कि 20 वाला पॉइंट हो गया सपोज, आवाज सुनाई दी, नीचे जाओगे नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब थर्ड पॉइंट पे ये दोनों दोबारा बराबर हो जाएंगे, अब वो डिस्टेंस सपोज ये है वाटर लेवल का, पहले वाटर लेवल यहाँ था, अब वाटर लेवल में यहाँ लिया है 17 मीटर पे, ये 20 मीटर पे था, यहाँ पे सुनाई दी और यहाँ पे सुनाई दी, तो वो क्या हो गया, तो ये 3 आ गया है, यानी कि थर्ड फ्रीक्वेंसी बराबर हो रही है, दोबारा से लास्ट सुनाई देगी। ऐसे ही फिर और डिक्रीज करोगे, जब 5th पॉइंट आएगा वहां पे भी सुनाई देगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल साउंड सुनाई देगी कुछ टाइम के बाद, लार्ज, वरना स्मॉल तो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है किसका, इन एयर कॉलम का, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको यहाँ से समझ के एक बार बुक से रीड कर जाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, एक बार हल्की से बुक से रीडिंग मारनी है बस। ठीक, अब बात आती है क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए बी सी और डी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सही है, तो हर एक टेस्ट ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ए में वाटर लेवल कहां तक है, 12 सेंटीमीटर तक। तो एयर कॉलम कितनी हो गई, तो अगर मैं एयर कॉलम निकालूं इन ए, ठीक है, तो एयर कॉलम सबका निकाल लेते हैं, एक काम करो। ठीक है, तो एयर कॉलम निकाल लो। सबसे पहले ए की बात करें तो 20 - 12 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे एयर है। सही है, बी पे आ जाओ, 20 - 14 कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो भाई ये ऊपर कितना है, 6। यहाँ आ जाओ, 20 - 16 करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एयर कॉलम से मतलब है और किसी मतलब नहीं है। क्योंकि ये वाला केस देखा है ना, ये एयर कॉलम को बढ़ा देते हैं, पहले 20 पे था पानी को, फिर कहाँ लिया है, 17 पे लिया है, फिर और नीचे लिया है। तो हमें एयर कॉलम से मतलब है। कितना हो गया, 4। तो ये कितना हो गया, 4। फिर यहाँ आएंगे तो कितना हो गया, 20 - 18, ये हो गया 2। सॉरी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये 4 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब इन फ्रीक्वेंसीज का रेशो निकाल लो। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं, एफ ए रेशो, एफ डी रेशो, एफ सी रेशो, एफ डी। ठीक है, सही है, यहाँ पे 8 है, 8:6:4:2। सही है, सब के सब 2 के मल्टीपल से, 2 की टेबल में सब जा सकते हैं। ठीक है ना, तो निकाल दो, क्या बचेगा, 4 3 2 1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब मुझे एक चीज बताओ, अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा 4 टेस्ट ट्यूब में से रेजोनेंस कौन सी 2 टेस्ट ट्यूब में सुनाई देगा। ठीक है, और कौन सी 2 टेस्ट ट्यूब्स स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगी। वहां पे आवाज तो सुनाई देगी लेकिन बहुत कम सुनाई देगी, लेकिन 2 ऐसी होंगी जिसमें बहुत लार्ज आवाज सुनाई देगी। तो कौन सी, देखो जी, मैंने बताया था ना, ये यहाँ से बंद है, बंद का मतलब ये किसका केस हो गया, ऑर्गन पाइप कौन सा हो गया, क्लोज्ड।
और क्लोज में फ्रिक्वेंसीज में कहां सुनाई देती है, जब 1 3 5 7 या फिर ऑड में चले, 1 3 5 7 9 जब ऑड में चले। तो यहाँ पे ऑड कौन है, एक तो डी वाली नजर आ रही है सर और एक बी वाली नजर आ रही है, ठीक है, ठीक है, दो है 1 और 3। तो इन दोनों में किस किस में, सिर्फ इन्हीं दोनों में बी और डी में आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस। क्या मिलेगा, रेजोनेंस, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज 1:3 पे आ गई है और 1:3 का मतलब ये रहा, इनमें आपको रेजोनेंस देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक। रही बात 4 और 2 की, ठीक है, एफ ए और सी दोनों में सिर्फ क्या मिलेगा, फोर्स वाइब्रेशंस मिलेगा, यानी कि आवाज तो आएगी लेकिन बहुत हल्की आएगी। रेजोनेंस किस में मिलेगा, जब फ्रीक्वेंसीज 1:3:5 में चली जाए क्लोज ऑर्गन पाइप के हिसाब से, तो ऐसे में आपको रेजोनेंस मिलेगा, यानी कि इसके और इसमें वाइब्रेशंस दोनों में क्या होगा, आवाज ज्यादा तेज आएगी। कोई दिक्कत यहां तक, ये दोनों रेजोनेंस में चलेंगी, कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है, आ गई बात समझ में, सही है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, बुक में पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो आवाज बी और डी में तेज आएगी, ठीक, बस, बाकी ए और सी में बहुत कम आएगी, ठीक है। रेजोनेंस सिर्फ बी और डी में देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चीजें क्लियर हो गई, ये क्वेश्चंस आपके पास सीधे बन सकते हैं, सही है। फिर भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। तो ये बात थी रेजोनेंस की, रेजोनेंस पे बात खत्म हो गई है। कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके, कुछ और पार्ट्स हैं आपकी बुक में, एक टेबल की हुई ना, फोर्स वाइब्रेशंस और रेजोनेंट वाइब्रेशंस के बीच में डिफरेंस, फोर्स वाइब्रेशंस और रेजोनेंट वाइब्रेशंस के बीच में डिफरेंस है, वो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है, सही। और ठीक है, और आता है सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस भी आते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया आपके पास, स्ट्रेच स्ट्रिंग, साउंड बॉक्स। देखो जो थर्ड वाला है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और साउंड बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 12 13 में भी पूछा गया है क्वेश्चन 3 नंबर में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, जितने भी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स एंड साउंड बॉक्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी गिटार वगैरह सब में एक ही रीजन लिखना है। देखो क्या होता है, अगर हम उस हॉलो स्पेस को नहीं देंगे जो बीच में होता है गिटार के, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस होता है ना गिटार जब नीचे जब बजाते हैं, ठीक है, जहां से आप देते हैं तो वहीं बीच एक गोल सा होता है, उसके अंदर एक हॉलो स्पेस है पूरा, ठीक है। वहां पे वो हॉलो स्पेस नहीं देंगे तो इतनी कमजोर आवाज निकलेगी ना, वो दूर तक नहीं जाएगी, वीक साउंड प्रोड्यूस होगी। हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है और जो एयर की फ्रीक्वेंसी है दोनों को इक्वल करके चलते हैं, बराबर, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर जो इस साउंड बॉक्स के अंदर है और फोर्स्ड वाइब्रेशंस जो आप स्ट्रिंग को देंगे हिलाकर, देखो मैं स्ट्रिंग को हिलाऊंगा तो मैं फोर्स दे रहा हूं, और एयर को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, तो एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जब फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ध्यान से सुनना, यही लिख के आना है, व्हेन फोर्स्ड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रिंग बिकम्स इक्वल टू नेचुरल वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जब फोर्स्ड वाइब्रेशंस जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है वो बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन में लार्ज आवाज सुनाई देनी शुरू रहेगी, वही केस होता है रेजोनेंस का। तो आप स्ट्रिंग को बजाएंगे, गिटार की आवाज दूर तक जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स वाइब्रेशंस स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है वो बराबर हो रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम के, और वहां स्ट्राइक कर रहे हैं और आपको लार्ज एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। तो ये केस आपकी बुक में है थर्ड, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ के जरूर जाए, मैंने समझा दिया, एक बार रीडिंग कर लें तो आपको पता चल जाएगा सर लिखना कैसे है, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत छोड़ के ना जाए, जो मैं बता रहा हूँ छोड़ के ना जाए, वरना देखो दिक्कत हो जाएगी, कल को आ भी सकता है, सही है। एक होता है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी सोल्जर्स को बोला जाता है कि कुछ लेफ्ट मार्क करो कुछ राइट मार्क करो, तब जाके आप किसी भी एक ब्रिज पे चल सकते हो। क्यों, सब अगर लेफ्ट मार्क करेंगे ना तो सबका फोर्स्ड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय सोल्जर, सोल्जर के पैर से जो फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे वो अगर ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे होंगे, सब लेफ्ट मार रहे हैं, ठीक है, तो वो एकदम से बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे ब्रिज लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और वो जो स्ट्रिंग से बना हुआ है वो नहीं झेल पाएगा और ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसलिए सोल्जर्स को बोला जाता है, इसलिए सोल्जर्स को बोला जाता है कि भाई कुछ लेफ्ट मार्क करो, वो लेफ्ट मार्क करेंगे इतनी देर में, वो पैर ऊपर उठाएंगे तो वो राइट मार्क करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना के चलो, ठीक है। उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज कम एक्सट्रैक्ट करेंगी, फोर्स वाइब्रेशंस ब्रिज को कम मिलेगा, एम्पलीट्यूड वाइब्रेट तो करेगा लेकिन कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा,
ठीक है, और वो कम एम्पलीट्यूड इतना इफेक्टिव नहीं है कि ब्रिज को कोलैप्स कर दे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो सही है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ के चल जाए, ठीक है, और डिफरेंस पढ़ के जाना है किस किस के बीच में, फोर्स वाइब्रेशंस और रेजोनेंट वाइब्रेशंस के बीच में। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लास्ट इस साउंड का लास्ट चीज पढ़ते हैं, और रेजोनेंस में से जो क्वेश्चन जैसा आएंगे मैंने बता दिया है वो चीजें यहाँ पे है, इससे बाहर मुझे लगता नहीं कुछ आएगा। ठीक है, तो आप इसको करके जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं भाई, वीडियो अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला कर ले, है ना। चलो लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पिच, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। चलो जल्दी से चैप्टर खत्म। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सबसे पहले आता है लाउडनेस और इंटेंसिटी। ठीक है, लाउडनेस और इंटेंसिटी है क्या चीज? देखो लाउडनेस क्या है, लाउडनेस सिंपल सा डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टू साउंड वेव्स के बीच में, कौन सा लाउड है और कौन सा सॉफ्ट है। ठीक है, किसके बेसिस पे? एम्पलीट्यूड के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। क्या है? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया। किसी भी एरिया से, ठीक है, सपोज ये एरिया है, इससे कितना नॉर्मली 90 डिग्री पे कितना साउंड पास हो रहा है, वो क्या आपके पास? इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा लाउडनेस सबसे पहले चीज डिपेंड करता है किस पे? एम्पलीट्यूड पे। वो भी कैसे? लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, इस पे आपको भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही। अच्छा दो टाइप के मैंने यहाँ वेव फॉर्म लिए, एक ये और एक ये। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कई बार बना बनाया प्लॉट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे है, टाइम आपके पास एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस जा रहा है और ये आपके पास वाई एक्सिस जा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे देखो जरा एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना ही है। यहां देखो जरा एम्पलीट्यूड कम है, मैं कह रहा हूं 5 है, और यहां एम्पलीट्यूड कितना है? 10 है ना। जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, स्मॉल ए का मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या है आपके पास? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सॉफ्ट नोट, आवाज हल्की है, दूर तक नहीं जाएगी। ठीक है, यहां आ जाओ, यहां पे एम्पलीट्यूड लार्ज है, एम्पलीट्यूड कितना है? 10, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये लाउड नोट। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो कोई भी दो वेव फॉर्म से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन लाउड स्मॉल रहेगा, कौन लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा, उनकी वेव फॉर्म्स कंपेयर करके या फिर उनके एम्पलीट्यूड्स कंपेयर करके। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा एक चीज और, इंटेंसिटी की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पावर की यूनिट है। सही। 4 फैक्टर्स हैं जिन पे इंटेंसिटी डिपेंड करता है, कई बार पूछा जा सकता है भाई, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर आता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, थर्ड डेंसिटी ऑफ एयर, कितना डेंस है कितना नहीं है। अगर जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एयर पार्टिकल्स अगर पास पास है तो आवाज तेज सुनाई देगी उनसे, क्योंकि क्योंकि साउंड वाइब्रेशंस उन्हीं से तो स्ट्राइक करके आवाज आएगी, है ना, तो तेज आवाज आएगी। जितना एयर में डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो साउंड क्या होगी? बीच से भी निकल जाएगी, तो आवाज तेज नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो जितना तेज जाएगा वो उतनी ज्यादा स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो आवाज उतनी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक 4 फैक्टर है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, वेलोसिटी। चारों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? चारों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, सब अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, जो लाउडनेस है ना वो क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है। सब्जेक्टिव मतलब कि वो डिपेंड करता है किस पे? लिसनर पे। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये काम किया, सेम इंटेंसिटी की 2 साउंड प्रोड्यूस करी, एक इंस्ट्रूमेंट लिया मैंने, ठीक है, सही, एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसी इंस्ट्रूमेंट से 2 इंटेंसिटी की सेम इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस करी। ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूं, मैं अभी एक फिजिक्स बोल रहा हूं, एक केमिस्ट्री बोल रहा हूं, तो 2 इंटेंसिटी हो गई, एक फिजिक्स पे चली गई और एक केमिस्ट्री पे चली गई। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंसिटी सेम है जो सुनने वाले लोग हैं, अब जो लिसनर है यानी कि तुम लोग हो, ठीक है, तो किसी को वो चीज, अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो किसी को वो चीज थोड़ी हाई सुनाई देगी,
किसी को वो चीज थोड़ी लो सुनाई देगी, कोई कहेगा सर सुनाई नहीं दिया, कोई कहेगा यार सही तो सुनाई दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, लिसनर पे भी डिपेंड करता है, लिसनर की ऑडिबल रेंज या फिर सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स कितनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसीलिए लाउडनेस को यहाँ पर सब्जेक्टिव नेचर कहा गया है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्योंकि लिसनर पे डिपेंड करता है, और लिसनर की जो ऑडिबल रेंज है यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स है, किसी को छोटी छोटी आवाज भी तेज जल्दी सुनाई दे जाती है, किसी को बड़ी से बड़ी आवाज भी तेज जल्दी सुनाई नहीं देती है। इसी वजह से इसको हमने डाला है सब्जेक्टिव नेचर, हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये लिसनर पे डिपेंड करता है उनकी। और लिसनर का मतलब क्या है, उनकी सेंसिटिविटी, यानी क्या कोई तेज सुन सकता है, कोई कम सुन सकता है, उस चीज पर कोई दिक्कत, इसलिए इसको सब्जेक्टिव नेचर कहा गया है। इंटेंसिटी का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स कौन है? मैं बोल रहा हूं। मैंने बताया ना, कोई बच्चा, किसी बच्चों को मेरी आवाज जल्दी सुनाई दे जाएगी, ठीक है, किसी बच्चों को मेरी आवाज जल्दी सुनाई दे जाएगी, किसी को बाद में सुनाई देगी, कोई कहेगा यार सर सुनाई नहीं देगा, कोई कहेगा यार सही तो सुनाई दे रहा है, ठीक है, वही वाली कंडीशन। लेकिन इंटेंसिटी मुझ पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी सोर्स पे जनरली, ठीक है। तो मैं तो बराबर ही बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मैंने बराबर बोले। अब सुनने वाले पे फर्क पड़ता है तो वो लाउडनेस हो जाएगा, लेकिन मेरी इंटेंसिटी सेम निकली है, ठीक है। तो इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक, इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, सही है। इसलिए ये कौन सा फैक्टर है, क्या है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज इट कैन बी मेजरेबल। बट लाउडनेस सब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लिसनर, ठीक। कोई दिक्कत? लिसनर्स ईयर्स सेंसिटिविटी, कोई दिक्कत? सही है। चलो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस। यहां से क्वेश्चन बनेगा और हम क्वेश्चन भी साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, सही है। चलो फैक्टर, सबसे पहले कौन सा फैक्टर है? लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मैं कहता हूं एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा, लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के, यानी कि लाउडनेस डिक्रीज होगी अगर डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? इंक्रीज, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं अगर यहां से बोल रहा हूं तो जो मेरे पास है वो आराम से सुन सकता है, जो मुझसे दूर है उसे मेरी आवाज हल्की जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, सोर्स और लिसनर के बीच में लाउडनेस कम होती रहेगी, ठीक है। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी के मैंने बताया था, एयर कॉलम्स में जितने डेंसिटी पास होंगे, साउंड स्ट्राइक करेगी और आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर एयर कॉलम्स दूर दूर होंगे, साउंड बीच में से निकल जाएगी, कुछ स्ट्राइक करेगी तो वहां पर इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यानी कि लाउडनेस, डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो लाउडनेस बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी, लाउडनेस भी डिक्रीज होगी। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आवाज तेज आएगी, ठीक है। बड़े लाउड स्पीकर्स, छोटे वाले कम प्रोड्यूस करते हैं साउंड, छोटे लाउड स्पीकर्स कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बड़े लाउड स्पीकर्स बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, लाउडनेस उतना ही ज्यादा, ठीक है। रेजोनेंट बॉडीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आसपास कोई ऐसा एक बॉडी रखी है जो वाइब्रेट कर रही है, उसके वाइब्रेशंस भी इफेक्ट करेंगे, वो वाइब्रेशंस गेन करेगा दूसरा बॉडी, और लार्ज, मैंने बताया था रेजोनेंस का केस हो जाता है, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये वाला जो 1/, में आता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो सही है। अब देख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दो वेव फॉर्म्स है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा है mm में, मिलीमीटर में, और उधर डिस्टेंस जा रहा है, डिस्टेंस y एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे है, इधर वाला, सही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसने, और एक एक्स मार्क है, इस एक्स तक ये कितनी फ्रीक्वेंसी कवर कर रहा है? 3, 1 2 3, ऊपर वाला, नीचे वाला 1 2, एक्स मार्क तक, दोनों बराबर है एक्स मार्क तक। कोई दिक्कत? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी बता दो भाई इसकी कितनी होगी, ठीक है। वेलोसिटी देखो, दोनों ही एयर मीडियम में है, ठीक, दोनों एयर में है, तो एयर में तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बराबर होती है, तो यानी कि वी यहां से बराबर होगी इसके वी बी के, खत्म कर, बोथ वेलोसिटीज विल बी इक्वल।
कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। बात आ जाती है सेकंड पे। सेकंड का मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है। अब वेवलेंथ कैसे निकलेगा सर, देखो दोनों की वेलोसिटीज बराबर है पहले पार्ट से, तो अब एक काम करो, क्या काम करो, वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू एफ इंटू वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा एफ देखो जरा, अब ए वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है एट टिल पॉइंट एक्स तक कितनी है 3, ठीक है। बी वाले की कितनी है टिल एक्स तक कितनी है 2, मैंने बताया था ना, एक्स तक कितनी है 1 2 3, इसकी कितनी है एक्स तक काउंट कर लो, ये वाला जो पॉइंट है 1 2, ये 2 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या काम करना है, देखो अब हमें यहां से कुछ नहीं करना, एक काम करो, फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू इतना, तो वी ए बराबर रख दो वी बी के, तो वी ए बराबर रख दो वी बी के, वी ए का फॉर्मूला क्या है एफ इंटू ए, तो ये हो गया एफ ए इंटू लैम्डा ए इज इक्वल टू एफ बी इंटू लैम्डा बी। ये कितना है सर, ये तो ये रहा आपके पास कितना है 3 है, 3 इंटू लैम्डा ए, बी कितना है सर, बी तो 2 है, 2 इंटू लैम्डा बी, कोई दिक्कत है, रेशियो चाहिए तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, इसको नीचे ले जाओ तो ये चले जाएगा यहाँ, तो कितना रेशियो आ गया 2/3, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, कोई दिक्कत, सिंपल से वेवलेंथ ऐसे फाइंड आउट होगी, कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ हाँ कि ना, ठीक है सही है। चलो बात कर लेते हैं पिच पे। अब सर पिच कैसे निकलेगी, देखो पिच का मतलब जनरली है किसके, अभी हमने पिच नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मैं यही बता देता हूँ, पिच का मतलब आप किस पे बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। एक चीज समझो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, सही है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है। तो जब वेवलेंथ आपने 2/3 निकाल लिया, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा कर दो, एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 3/2, खत्म कहानी, छुट्टी। ये लिख के आना है, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ, हेंस एफ ए अपॉन एफ बी विल बी इक्वल टू 3/2, उल्टा कर दो, बस अपोजिट कर दो, छुट्टी, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बात आती है लाउडनेस पे। अब लाउडनेस कैसे निकलेगा सर इसका, देखो लाउडनेस का मैंने फॉर्मूला बताया था, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर के, है ना। तो अब यहाँ पे 2 लाउडनेस है, एक तो है 8 और एक है आपके पास 14, ये L2 मान लो, इसको LB मान लो, इसको LA मान लो, है ना। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, सिंपल सी बात देखो, LA अपॉन LB इज इक्वल टू AA स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 8/14 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर कैंसिल कर लो अंदर जरा फटाफट से, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 7 टाइम्स, तो कितना हो गया 16/49, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो L अपॉन बी, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन कैसे करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई मेरी बात समझ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, और 4 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन आएगा भाई, एक 4 नंबर में नीचे नहीं आएगा, सीधा पहुंचेगा, थ्योरी आए चाहे फिर ये आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, नहीं तो दोबारा देखना, सही से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स गिवन है, कितना 3:4, ठीक है, 2 वेव्स का रेशियो गिवन है, यानी कि A1 रेशियो A2 गिवन है आपके पास 3:4, ठीक है। सबसे पहली चीज पूछ के रहा है वो, उसको लाउडनेस बता दो और उसको पिच बता दो, ठीक है। क्या बता दो, एक तो लाउडनेस बता दो, तो सिंपल लाउडनेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि L1 अपॉन L2 किसके बराबर होगा, L1 डायरेक्टली है ए के, तो यानी कि 1 के सामने 1 आएगा, ठीक है, 2 के सामने 2 आएगा, सही है। A1 अपॉन A2 है, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर कर दो भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 16, खत्म कहानी, छुट्टी। सेकंड पार्ट पूछ रहा है पिच बता दो, पिच का रेशियो बता दो दोनों का, ठीक है। तो पिच का रेशियो कितना होगा, देखो पिच तो कभी भी, यानी कि एफ, ये तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, क्योंकि पिच जनरली क्या है, पिच है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यूज गिवन है, तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा सर, सिंपल सी बात है, F1 बराबर होगा F2 के, दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल होंगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है। ये भी आ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में, ठीक है। चलो अब हम आगे, अब बात करते हैं पिच की। तो जनरली पिच क्या है, पिच वो कैरेक्टरिस्टिक है बाय विच एन एक्यूट या फिर श्रिल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड
फ्रॉम ग्रेव नोट। ग्रेव नोट मतलब कि जो आवाज मोटी है और जो आवाज पतली है। ग्रेव मतलब मोटा, मोटी नोट हो गई, ठीक है, कि बोलते हैं ना बॉयज की आवाज मोटी होती है, ठीक है, गर्ल्स की आवाज कान में चुभती है, श्रिल होती है, श्रिल मतलब पतली होती है, ठीक है। तो पतली नोट यहाँ पे जो पतला है वो क्या है, श्रिल है, और जो ग्रेव है वो क्या है, जनरली भारी आवाज है, ठीक है। तो पिच ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों के बीच में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है कौन सी भारी है और कौन सी पतली है, ठीक है। ठीक, फ्रीक्वेंसी पिच डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे, सही है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, इसीलिए ये चीज क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है, सही है। और जो पिच है, पिच को आप मेजर नहीं कर सकते हो, ये आपके पास क्या है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करती है लिसनर पे, सही है, जैसे कि लाउडनेस डिपेंड करता है लिसनर पे, तो पिच सब्जेक्टिव है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो मेजरेबल क्वांटिटी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। दो नोट्स है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम एक्स एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यानी ये और ये दोनों का सपर्स सेम है, ठीक है। थोड़ा सा यहां मैं इसको सही कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है सर, एक्स पॉइंट तक इसके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, इसके पास फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है, और ये थोड़ा सा यहां से बैठा हुआ है, ठीक है, और ये यहां से बिल्कुल एकदम शार्प है, ये यहां से क्या है, शार्प है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो ऊपर वाला है वो आपके पास कौन सा नोट है, ग्रेव नोट, यानी कि भारी आवाज है। नीचे वाला देखो ऊपर को उठ रहा है और यहाँ पे 3 आ गई, 3 फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये ऊपर को उठ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है, शार्पनेस नजर आती है, शार्पनेस। तो ये कौन सा हो गया, श्रिल नोट, ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे कुछ, देखो दो नोट्स, अगर दो नोट्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी एक ही इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही है, मैं कह रहा हूं पियानो है, पियानो की एक की दबाई और दूसरी की दबाई, तो एक की से एक फ्रीक्वेंसी निकली, दूसरी की से दूसरी फ्रीक्वेंसी निकली, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो सेम है, तो सेम इंस्ट्रूमेंट से दो फ्रीक्वेंसी बाहर निकली, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, बिल्कुल सेम है, चलो एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, यानी कि जितने से ये जा रही है उतने से ये जा रही है, लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पिच भी सेम होगी, दे विल डिफर इन पिच, ठीक है, यानी कि एक मोटी आवाज एक भारी हो सकती है, एक पतली भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है, सेम एम्पलीट्यूड की निकल रही है, तो कहने का मतलब यह है कि उनकी पिच भी सेम है, पिच सेम नहीं होगी, ठीक है। क्यों, कब नहीं होगी, और पिच सेम कम नहीं होगी सर, जब उनके वाइब्रेशंस डिफरेंट होंगे या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो पिच भी सेम हो गई, अगर दोनों नोट्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई तो भाई पिच भी क्या हो गई, डिफर हो जाएगी, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कोई दिक्कत। सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर दो नोट्स निकलती हैं, दोनों की पिच सेम कम होगी जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों की पिच डिफर कब होगी, जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी डिफर होंगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सही है, आगे बात समझ में। तो ये था सारा का सारा किसके बारे में, पिच के बारे में, सही है। अब बात करते हैं जनरली, एक लास्ट टॉपिक बनती है क्वालिटी ऑफ वेवफॉर्म की, ठीक है, क्वालिटी पे बात कर लेते हैं, सही है, चलो। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी जनरली किस पे डिपेंड करती है, वेवफॉर्म है क्या, जनरली वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज सेम एम्पलीट्यूड है किसी वेव के पास और सेम ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकलते, यानी कि सोर्सेज क्या होंगे यहाँ पे, डिफरेंट सोर्सेज, मतलब कि डिफरेंट होंगे। एक अगर ट्यूनिंग फॉर्क से निकल रहा है, एक पियानो से निकल रहा है, एक वेव पियानो से निकल रही है तो एक वेव गिटार से निकल रही है, तो हम वेव फॉर्म देख के फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एक ये, और ना, तो जनरली ट्यूनिंग फॉर्क से आपके पास साइन वेव निकल रही है और गिटार से ट्रायंगुलर वेव निकल रही है, तो यहाँ से डिस्टिंग्विश हो सकता है, सही है। अब बात करते हैं, दो हमारे पास सपोज वेव फॉर्म्स है, एक ट्यूनिंग फॉर्क की और एक आपके पास पियानो की है। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, ये तो सीधी जा रही है, इसमें तो एक ही एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये रहा एक एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे तो दो चीजें, एक एम्पलीट्यूड ये है और एक एम्पलीट्यूड ये है, ये नीचे नहीं आ रही है पियानो की, ठीक है, जैसे होता है ट्यून ट्यून इस तरीके से। तो अब ये जो जिस वेव का एम्पलीट्यूड छोटा है, जिस नोट का एम्पलीट्यूड छोटा है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी नोट, ठीक है। जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोट,
ठीक है, ये लिखा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बट लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल मोड। कोई दिक्कत? यहाँ आ जाओ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बट लोअर एम्पलीट्यूड। लोअर एम्पलीट्यूड यहाँ पे है और लोअर एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, फिर लोअर एम्पलीट्यूड सपोज यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे? सब्सिडियरी नोड होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन आता है, इन ग्राफ, दोनों ग्राफ बने हुए होंगे, वो कहेगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टूज। क्यों, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दोनों के सोर्सेज अलग हैं। सोर्सेज मतलब समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं इन दोनों की, कोई दिक्कत? ठीक, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू patterns by identifying the source of those two patterns, ठीक है। Since the source of the two patterns are different, hence the waveform और quality of the two waves will be different। कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल सी कहानी है, सही है। तो पूरा साउंड चैप्टर कवर हो गया, इससे बाहर मुश्किल ये कुछ आएगा, सही है। तो आप ये सही अच्छे से कर लें, इसके बाहर नहीं आया कुछ भी, ठीक है। न्यूमेरिकल सब इको के कवर कर दिए मैंने यहाँ पे, इससे बाहर चैप्टर में नहीं आएगा, जो कुछ मिलेगा यहीं से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं शुभम वर्मा, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th and 10th के साथ, ठीक। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप ये पढ़ें और पढ़ लिया हो तो रिवाइज करें, सही है। चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।